नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम की इस डिबेट पे। दोस्तों, आज एक अलग विषय लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल अलग विषय है। आज बात करेंगे चीन की, चीन से निकलते हुए खतरे की। वो खतरा जो हमारी सीमा पर मंडरा रहा है और कई रूपों में है। अक्सर हम विदेश नीति के ऊपर कार्यक्रम करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज का विषय बहुत संवेदनशील है। इससे पहले कि मैं अपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूं पृष्ठभूमि के रूप में, सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस बहुत संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी, कर्मवीर.org के एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। गुजरात से राजेश ठाकर जी, सीनियर एनालिस्ट और पत्रकार हैं। आपका भी ठाकर जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एस एन साहू जी। साहू जी के.आर. नारायण साहब के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं, ओएसडी भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एक मेहमान और जुड़ेंगे तो उनका परिचय जब आएंगे हम आपसे करवा देंगे। आता हूं पृष्ठभूमि पर। चीन के साथ बिगड़ते हुए रिश्ते कहानी कहते हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि जीपिंग 99% भारत नहीं आ रहे G20 के लिए, उस पर भी आता हूं, लेकिन कुछ सीक्वेंस हैं जिसको मैं बयान करना चाहूंगा। रिश्ता क्या है पता नहीं। बाली में गुप्त मीटिंग होती है मोदी और जीपिंग की, बताया नहीं जाता। ऐसा कभी होता नहीं कि जब दो राष्ट्र अध्यक्षों की, मोदी राष्ट्र अध्यक्ष ही एक तरह से देखा जाए तो, हालांकि है तो प्रधानमंत्री लेकिन राष्ट्र के दूत हैं, वहां बातचीत होती है, गुप्त मीटिंग होती है, बताया नहीं जाता। और फिर कुछ हफ्ते पहले बाली की मीटिंग के बाद ग्लोबल टाइम्स, चीन का मुखपत्र, लिखता है कि मोदी और जीपिंग के बीच में विस्तार से बातचीत हुई थी और उसमें कुछ कॉन्सेंसस निकला है बॉर्डर इश्यू के ऊपर। जैसे ही ये विज्ञप्ति आती कि भारत का विदेश मंत्रालय जाग जाता है, हाँ बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रालय गुप्त बातचीत को छुपाता है। भारत जो विदेश नीति में बहुत ट्रांसपेरेंट है, उस गुप्त बातचीत को छुपाता है। और फिर जब ग्लोबल टाइम्स में आता है तब हाँ करता है कि हाँ बातचीत हुई थी। फिर डोवाल भी बोलते हैं, जयशंकर भी बोलते हैं, कुछ कॉन्सेंसस हुई है, कुछ सहमति बनी है, लंबी बात हुई थी। इट वॉज बियॉन्ड द कर्टसीज, जो वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी कि देश को अंधेरे में रखा गया। हमने तो आपसे कंटेंट नहीं पूछे थे ना, ये तो बताना चाहिए तो कि आप मिल रहे हैं। आप, हमने ये थोड़ी पूछा कि बाइडेन और मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई है अंदर बैठ के कमरे में, लेकिन बातचीत तो हुई है ना, ये तो बताया है ना, इतने मिनट बातचीत हुई है। ब्रिक्स की मीटिंग होती है जोहान्सबर्ग के अंदर। ब्रिक्स बिजनेस समिट की मीटिंग स्टार्ट होती है तो सारे जो बाकी राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, जैसे ही मोदी बोलना शुरू करते हैं शी जिनपिंग उठकर चले जाते हैं और अब उसकी जगह पे उनके अपने वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर को भेज देते हैं। ये अपमान मोदी जी का नहीं था, ये अपमान भारत का था। इसे इस रूप में ना देखा जाए कि ये मोदी का अपमान है, ये भारत का अपमान है। क्योंकि जब बाकी लोग बोल रहे थे तो मोदी बैठ के सुन रहे थे ना। 5 ही तो राष्ट्राध्यक्ष थे, एक तो था ही नहीं, पुतिन तो आए नहीं थे। उसके बाद डेमचौक और डेप्सांग के जो लैंड्स हैं, एरियाज हैं, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ईस्टर्न लद्दाख में, वो चीन ने ले लिए और अब कहता है कि दिस इज न्यू नॉर्मल, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और भारत चुप है और कहते हैं कि हम नेगोशिएशन के द्वारा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पहले हमने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है उसको छुड़वाया था। चीन ने इनकार कर दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आता कि आप इसको कैसे छुड़वाएंगे। भारत का एरिया था, साथ में ग्रेजिंग लैंड जो थे हमारे, याक वगैरह जो लेके जाते थे, उसको हमने साइन कर दिया, ये कह के कि ये बफर जोन है। अपने ही ग्रेजिंग जोन को हमने बफर जोन में कन्वर्ट करा दिया ताकि हम वहां पर ना जाएं। राजनाथ सिंह जब भी कश्मीर जाते हैं तो शेर की तरह गुर्राते हैं कि हम एलओसी कभी भी पार कर सकते हैं। शब्द पिछली बार उन्होंने यूज किया अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही, कि हम कभी भी एलओसी पार कर सकते, जनता तैयार रहे। जरा एक बार अपने मुंह से ये भी कह दीजिए कि हम एलएसी भी पार कर सकते हैं, अगर इतनी हिम्मत है। क्योंकि ना तो आप ना आपके आका जिले इलाही कभी मुंह से 4 शब्द निकालते हैं। अब अरुणाचल के मैप
यानी कि कहते थे ब्रिक्स समिट में भी कुछ छोटी मोटी पासिंग बातचीत हुई है, सहमति बन गई है, आते ही हमको एक स्लैप किया जाता है एक नए मैप के द्वारा, और फिर जयशंकर कहते हैं ये बेतुके तो चीजें चलती रहती हैं इनके साथ में। और ये वही जयशंकर जो कहते हैं कि हम चीन से कैसे लड़ेंगे, तो 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी मिलिट्री कितनी बड़ी है। इतने कमजोर शब्द तो पंडित नेहरू ने कभी नहीं कहे थे। भले हम ये जंग हार गए थे, लेकिन ये कमजोर शब्द कभी नहीं कहे थे। ये कमजोर शब्द तो 1967 में भी नहीं कहे थे, जब हमारे 88 जवान शहीद हुए थे और चीन के 400 शहीद हो गए थे। शहीद नहीं, मारे गए थे बल्कि कहा जाए तो। वो इंडिया ने अच्छी खासी जंग जीती थी 1967 की, लोग भूले नहीं होंगे। तब भी तो हम कमजोर थे, लेकिन नेतृत्व दृढ़ था। अगली बात, भूटान डोकलाम पे सहमत हो गया है चीन के साथ बातचीत में कि नॉर्थ भूटान का हिस्सा मुझे दे दो, वापस कर दो, और प्रेशराइज किया गया है 7.5 लाख की पॉपुलेशन भूटान की कि डोकलाम मुझे दो। डोकलाम चीन को देने की सहमति बन गई है, नेक्स्ट ईयर हो भी जाएगा। यानी कि भारत की चिकन स्नैक सिलीगुड़ी एरिया है, अब हमारे सिर पर आकर बैठेगा और भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। इंपोर्ट्स चीन से $100 बिलियन क्रॉस कर गए और हमारे एक्सपोर्ट घट के $15 बिलियन आ गए। चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन चीन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है व्यापार के अंदर। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन मोदी जी ने अपने कार्यकाल में या मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मीटिंग अगर किससे की है तो उसका नाम चाइना है, या उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं। हांगकांग चीन का हिस्सा है, $30 बिलियन, वहां से भी $20 बिलियन का इंडिया का इंपोर्ट है। यानी कि आप $130 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। चीन दुश्मन है हमारा, लेकिन व्यापार करते हैं। चीन दुश्मन है हमारा, हम उससे मार खाते हैं। चीन दुश्मन है हमारा, वो हमारी इंसल्ट करता है और हम कुछ नहीं कहते। देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है। अब आज के पेपर में आता हूं, जीपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत G20 की सफलता का सेहरा अपने सर पर बांधे, इसलिए हर जो छोटी मीटिंग है और उसका जो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि मुझे आपके मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन है, इसकी शब्दावली पर मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आता है। वुमेन लेड डेवलपमेंट जो स्टेटमेंट है, मैं उसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं आता है। एमएसएमई के ऊपर डेवलपमेंट, यानी कि छोटे व्यापारी, छोटा उद्योग, वो उसके ऊपर साइन नहीं करता है। उसके बाद हद तब होती है जब कहता है कि आपने अपने लोगों के नीचे वसुधैव कुटुंबकम क्यों लिखा। ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत इज नॉट वन ऑफ द 6 recognized UN लैंग्वेजेस। आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट साइन इट। और उसके बाद कहता है कि आपके जो अभी फॉर्मल जो डिक्लेरेशन आ रहा है जो G20 में अभी 10 सितंबर को, आप उसके अंदर रशिया और यूक्रेन का नाम मेंशन नहीं कर सकते, हमें मंजूर नहीं है। आप रशिया को एग्रेसर नहीं दिखा सकते, हमें मंजूर नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारे सीक्वेंसिंग क्रोनोलॉजी मैंने पेश की है कि भारत चीन के आगे सहमा सहमा क्यों है। मोदी की छवि एक डरे सहमे असहाय नेता की क्यों है। पहली टिप्पणी लूंगा, प्रश्न नहीं करूंगा, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे। बहुत विस्तार से आपने चीन और भारत के रिश्तों के बारे में परिदृश्य बांधा है। हकीकत है ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी रिश्ता है चीन के साथ और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ। दिसंबर 2022 तक 18 बार जिनपिंग से मिल चुके थे नरेंद्र मोदी। 5 बार तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से मिल चुके थे। यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से वे चीन जाकर गुजरात के हीरा तस्करों की रिहाई के लिए प्रयास करते हैं। यह आरोप मेरा नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, आपका नहीं है। यह स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, खुद श्रेय लिया था कि मैं वहां गया, चीन के लोगों से कहा कि भाई ये आपके कैद में जो लोग बंद हैं इनके मुकदमे थोड़ा जल्दी कर चला लिए जाएं, और उनमें से बाद में इतने इतने लोग 21 लोग थे, कुछ लोग रिहा हुए। राजेश ठाकुर जी ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। तो ये ऐलान भी स्वयं मोदी जी का है कि चीन के साथ चीन जाकर वे अपने हीरा तस्करों को रिहा करा लाते हैं। कारोबार का जहां तक प्रश्न है, पिछले 7 साल में 60%
कारोबार में वृद्धि हुई है चीन के साथ, और उसमें से भी हमारा जो निर्यात है चीन की तरफ वो घटा है, उसमें कमी आई है, और वो कमी है 37.9% की। 37.9% हमारी तरफ से जो निर्यात होना था चीन को, उसमें गिरावट आई, और चीन से जो निर्यात है 21.7%, 21.7% उसमें बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर 14 जुलाई 2023 तक की रपट है कि 8.4% की बढ़ोतरी के साथ हम 135 अरब डॉलर का व्यापार चीन के साथ कर चुके हैं, जिसमें 100 अरब डॉलर का हमारा व्यापार घाटा शामिल है। तो चीन हमारा इतना प्रिय देश है, माननीय प्रधानमंत्री साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला झुलाते हैं, कहाँ कहाँ लेकर गए, क्या क्या उनके लिए किया, वे सारी तस्वीरें सामने है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि कोई संप्रभु राष्ट्र, भारत जैसा सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र, अपने आक्रांता देश का नाम क्यों नहीं ले रहा। बाकी सारे मुद्दे बहुत बात के हैं दिनेश सर, न कोई घुसा है न कोई घुसाया है वाले बयान से लेकर आज तक चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया। आपने 4 शब्दों की बात कही थी, चीन तो 2 ही अक्षरों से बना हुआ है। चीन शब्द का उच्चारण आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया। साहू साहब, मैं राजेश सर, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मिलिट्री साइंस का। मैंने सैन्य इतिहास जितना बीए फर्स्ट ईयर से एमए फाइनल तक और पीएचडी करने तक पढ़ा, मुझे इतिहास की एक भी ऐसी घटना याद नहीं है जिसमें प्राचीन काल से लेकर द्वितीय विश्व से लेकर अब तक दुनिया के इतिहास में, मुझे आज तक ध्यान नहीं है, न मेरे पढ़ने में आया कि किसी देश ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले, अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले देश का नाम न लिया हो। कुवैत तो इतना बित्ते भर का देश था सर, इतना था छोटा सा। इराक ने जब उसका अतिक्रमण किया तो क्या कुवैत के मुखिया ने यह नहीं कहा होगा कि इराक ने हमारे भीतर अतिक्रमण किया है? क्या कुवैत शब्द का उच्चारण नहीं किया होगा? मैं नहीं समझ पाता हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी क्या विवशता है कि वे चीन का नाम लेने तक को तैयार नहीं है। और अब 19 राउंड की कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं चीन के साथ हमारी, और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि वो तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब पंडित नेहरू के समय चीन ने आक्रमण किया, क्या तब पंडित नेहरू ने चीन का नाम नहीं लिया था? क्या तब उनकी आलोचना संसद में नहीं हुई थी? उनकी अपनी पार्टी के सांसद महावीर त्यागी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की खड़े होकर संसद में आलोचना की थी। संसद के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदर्शन किया था तत्कालीन जनसंघ ने। ये लोकतंत्र था। लेकिन तब तत्कालीन सत्ता ने, प्रधानमंत्री ने इसे यह कहकर नहीं झुठलाया था कि न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। और उस शोक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत आघात लगा था। हम नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे इसके लिए तो जिम्मेदार हैं कि वे चीन को लाल लाल आंखें दिखाने का जो वादा करते थे, दावा करते थे, अब वे चीन शब्द का उच्चारण भी नहीं कर रहे। हमारी सेना भी कोई छोटी सेना नहीं है। मैं किसी युद्ध के लिए उकसाने की बात नहीं कर रहा हूं, सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए हमेशा हमेशा लिखता रहा हूं कि युद्ध जहां तक हो तब तक टालना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम चीन से नहीं लड़ सकते, हम चीन का नाम न लें, अभी जब जिनपिंग सामने आ जाए तो वे मुंह फेर कर चले जाएं, तो ये भारत का अपमान होता है। अभी पिछली बार भी वे लाल शर्ट में जाकर हाथ मिलाने पहुंच गए थे। मैं समझता हूं ये नरेंद्र मोदी की विफलता नहीं है, ये पूरे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का अपमान है कि देश का प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और अब तो अडानी के मसले में भी अडानी का कोई सहयोगी भी चीन का मिल गया है, पाकिस्तान का तो है ही, एक चीनी भी मिल गया है। तो कहीं ये अंदर की जो दुरभिसंधियां हैं, कहीं अंदर टेबल के नीचे कोई हाथ मिला हुआ है, कहीं ये वजह तो नहीं है कि इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा चीन का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से आम नागरिक के नाते हम सबको ये अपेक्षा करना चाहिए, कम से कम वे देश को हकीकत तो बताएं। जैसा कि आपने कहा कि बात हुई, न बताएं बात हुई, पर क्या बात हुई, पर ये तो बता दें कि बात हुई थी। बात हुई, क्या बात हुई मत बताइए। ये जो पर्दादारी है ये संदेह पैदा करती है। हमें नहीं मालूम अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस
मुहूर्त में चीन का नाम लेंगे तब वे ये कहेंगे कि हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं वहां पर। उन्होंने तो जब न घुसना स्वीकार किया न कोई घुसाया स्वीकार किया, तो वो जो शहीद हुए वो कहाँ शहीद हो गए थे, कहाँ चले गए थे भाई हमारे सैनिक। तो बहुत सारे सवाल दिनेश जी अभी हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी है, पर मुझे नहीं लगता इस अमृत काल में जब भी आप ऐसे सवाल खड़े करेंगे वे एक नया हेडलाइन मैनेजमेंट लेकर आ जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन या कुछ भी, सीटें बढ़ाने की बात करने लगेंगे, महिला आरक्षण की बात करेंगे। विषयांतर करने हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा इस सरकार को और कोई काम नहीं आता। जी दिनेश।